नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। इस सीरीज का ये मेरा 8वां लेक्चर है। इस सीरीज के 7 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो है इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न से को पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में क्या है? तो सूची 1 में विद्रोहों के नाम है और सूची 2 में क्या है? तो वो विद्रोह किस वर्ष हुए इसके बारे में लिखा गया है। तो अगर मैं अपनी जानकारी के हिसाब से देखूं तो भील विद्रोह 1818 1831 ये जो है मुझे लगता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हम देखें कि ए का 3 कहां पर हमें दिख रहा है। तो ए का 3 हमें बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, यानी ए हमारा उत्तर नहीं होगा और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो जहां 4 ऑप्शंस हैं उन्हें एक सूचना के आधार पर हमने बदल दिया 2 में, तो 4 से भले हमेशा 2। अब 2 में से ही हमको जो है अपना उत्तर तलाशना है। तो कित्तूर विद्रोह ये जो है बी का होगा 4। तो बी का 4 हमें कहां दिखता है? तो बी का 4 हमें केवल और केवल बी में दिखता है। तो हमारा जो उत्तर है वो है बी। पहले का उत्तर हमारा है बी। तो भील विद्रोह 1818 से 31 के बीच का मतलब ये कई कालखंड में हुआ है। सतारा विद्रोह 1841, कित्तूर विद्रोह 1824 और गडकरी विद्रोह 1844। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में दिक्कू शब्द का संबंध किससे है? आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोग, बी अवैतनिक श्रमिकों का एक रूप, सी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए पास और डी गंगा के मैदान में अनुर्वरक भूमि के लिए स्थानीय शब्द। तो निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोग। तो जो बाहरी ईसाई मिशनरियां, बाहरी जो ठेकेदार जो आदिवासी समुदायों में घुस गए थे और खास करके मुंडा जनजाति में ये जो है शब्द बड़ा प्रचलित था, उन्हें दिक्कू कहा जाता था। तो जो भी बाहरी लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? दिक्कू कहा जाता था। ठीक है। तो कुछ शब्द जो है जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित थे, जैसे दिक्कू यानी आदिवासी क्षेत्रों में शोषण करने वाले बाहरी लोग। बेथ बेगारी एक शब्द था, इसका मतलब होता था बंधुआ मजदूरी। बेथ बेगारी। सारना ये पवित्र स्थल था जहां देवी का वास हो, तो जो जनजातीय देवी थी उनके स्थल को सारना कहते थे। मुलकई लड़ाई, मुलकई लड़ाई यानी बंधुआ मजदूर और ठेकेदारों के बीच लड़ाई, या बंधुआ जो है जनजातीय और जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ाई, ये मुलकई लड़ाई थी। खूंट कटीदार, खूंट कटीदार यानी जो खूंट को साफ करके, जंगल को साफ करके जो खेती करने वाले थे उनके लिए प्रयुक्त होता था। जंगल साफ करके खेती करने वाले, तो जो बड़ा पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है उसे खूंट कहते हैं। ठीक है। तो खूंट कटीदार ये सारे शब्द थे। अगला सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो आंदोलन है और दूसरे तरफ जो है उस आंदोलन के नेता, उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है, यहीं से हमें सुमेलित करना है। तो सबसे आसान अगर हम देखें तो राम सिंह कुका विद्रोह हमें दिखता है। ये जनरली जो है याद रहने वाली चीज है। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? तो ए का 2 हमें ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, यानी बी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। ए और सी में से कोई हमारा उत्तर होगा। तो विलायत अली बी का 1, तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 1 हमें केवल और केवल जो है ए में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है, यानी अभी भी हम जो है अपने उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सैयद फदल सी का 3, तो सी का 3 हमें कहां दिख रहा है?
तो सी का 3 हमें बी में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है, तो चूंकि बी हमारा उत्तर होगा नहीं तो सी हमारा उत्तर है। सैयद फजल जो है मोपला विद्रोह, तो रायबरेली के सर सैयद अहमद अली बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसका मुख्य केंद्र कहां था बहाबी आंदोलन का? तो पटना में था, और इसी के विख्यात आंदोलनकारी थे विलायत अली। मालाबार के बहुसंख्यक मुस्लिम बटाईदारों यानी मोपला, तो मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है दो तरह के लोग एक साथ निवास कर रहे थे। एक तो जो जमींदार थे और हिंदू थे, नंबूदरी पाद, और दूसरे जो है मुसलमान थे जिन्हें मोपला कहा जाता था। तो यहां पर जो है बहुत बार दंगे हुए, लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जिस दंगे की बात होती है वो 1921 में हुआ, जबकि भारत में खिलाफत आंदोलन जो है अपने चरम पर था। हालांकि इसे जो है आंदोलन से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ये जो है एक हिंदुओं के प्रति जो है मुस्लिमों का बहुत आक्रामक जो है आक्रमण था। ठीक है, तो मालाबार के बहुसंख्यक मुस्लिम बटाईदारों तथा भूस्वामी नंबूदरी पादों के विरुद्ध किया गया जो मोपला विद्रोह कहलाता है। इसके आंदोलनकर्ता सैयद फजल थे। कूका आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, और राम सिंह। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों का के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है विद्रोह और सूची 2 में है उसकी तिथि। तो सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहला विद्रोह हुआ ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है 1757 के बाद, जैसे ही बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हुआ ब्रिटिशों का, उनके विरुद्ध जो पहला विद्रोह हुआ वो सन्यासी विद्रोह ही था। तो ये 1760 में हुआ। तो ए का 2, तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? डी में हमारा उत्तर नहीं है और बी हमारा उत्तर नहीं है। ए और सी में से कोई हमारा उत्तर है। दूसरा देखें, संताल विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक 1 वर्ष पूर्व हुआ 1856 में। तो सी का 1 है, तो सी का 1 हमें कहां दिखता है? तो सी का 1 हमें केवल और केवल दिखता है ए में। तो चौथे का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आइए अब देखें, तो सन्यासी विद्रोह 1760 में हुआ। बहुत सारे जो है सन्यासी विद्रोह की डेट को लेकर के कंफ्यूजन है, लेकिन ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो है नागा और गिरी संप्रदाय के शंकराचार्य के अनुयायियों ने किया। बहुत सारे कारण इसके भी बताए जाते हैं कि उन्होंने ऐसा विद्रोह क्यों किया। ठीक है, और ये विद्रोह इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध हो गया इतिहास में क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो उपन्यास लिखा गया आनंद मठ, वो जो है सन्यासी विद्रोह के कथानक पर ही आधारित था। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, अब फिर से सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ज्यादा मैचिंग के क्वेश्चन हमने इसलिए डाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्रोह जो है को हम कवर कर लें कम से कम क्वेश्चन में ही। तो भील, कोली, चुआर, खासी। अब ये पूछा जा रहा है कि एक तरफ जो है विद्रोह और दूसरी तरफ वो विद्रोह किन क्षेत्रों में जो है हुआ। तो अगर हम भील विद्रोह की बात करें तो ये जो है खानदेश में हुआ। तो ए का तो 4 है। ए का 4 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब ए हमारा उत्तर नहीं होगा और बी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? तो केवल सी और केवल डी में से कोई एक उत्तर हमारा होगा। अब दूसरा अगर हम देखें कोली, कोली हम अगर देखें तो ये सहयाद्री में हुआ यानी महाराष्ट्र में हुआ कोली विद्रोह। तो बी का 1, तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? केवल डी में दिख रहा है। तो डी ही हमारा उत्तर है। इसी तरीके से अगर बहुत सारी चीजें भी आपको नहीं पता है और 1-2 चीजें पता है तो एक बार जो है आप ट्राई करेंगे तो उत्तर अमूमन निकल ही आता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी बात हम कर लें जो है। तो देखिए, प्रथम बर्मा युद्ध के पश्चात ब्रह्मपुत्र घाटी की गारो एवं जयंतिया पहाड़ियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बर्मियों से अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने एक सड़क ब्रह्मपुत्र घाटी से सीलहट तक बनाना प्रारंभ किया। अब ये सड़क जो है खासी क्षेत्र से होकर के गुजरती थी। खासियों को ये बात ठीक नहीं लगी, तो खासियों ने अपने क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश को देखा तो उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है,
भील विद्रोह खानदेश यानी मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा में हुआ, और कोली विद्रोह सह्याद्री यानी महाराष्ट्र में हुआ, और चुआर विद्रोह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ। अगला, ये भी जो है मैचिंग का ही प्रश्न है। तो एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम है। तो हम अगर खासी विद्रोह से ही शुरू करें तो बी का 4, तो बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? बी का 4 हमें दो जगह दिख रहा है, एक तो बी में ही दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है, यानी सी हमारा उत्तर नहीं होगा और ए हमारा उत्तर नहीं होगा। बी और डी में से हमारा कोई एक उत्तर होगा। संथाल विद्रोह की बात करें तो डी का 2, कान्हू और सिद्धू और कान्हू। तो डी का 2 हमें कहां दिख रहा है? तो डी का 2 हमें दिख रहा है सी में, और डी में, सी और डी में हमें दिख रहा है संथाल विद्रोह, कान्हू और सिद्धू। डी का 2, तो सी हमारा उत्तर होगा नहीं, हमारा उत्तर डी या बी में से ही हो सकता है। पहले ही सी कट गया है तो डी ही हमारा इसका उत्तर है। आइए देखें, तो कच्छ विद्रोह के नेता राव भारमल थे, खासी विद्रोह के नेता थे तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तूर सिंह, एवं संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुड्डू जना, गंगा नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत, जयपाल सिंह। तो निश्चित रूप से सी बुद्ध भगत इसका उत्तर है। और इस लाइन का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें बताएंगे कि इस लाइन का अर्थ क्या है जो बुद्ध भगत ने कहा था। अगला, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न जन आंदोलनों में प्रथम कौन था? तो इन चारों में से सबसे पहला कौन था? नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, कुका विद्रोह, नेकदा विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ और नील विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ। तो 8 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो नील विद्रोह 1860-61 में हुआ, संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ, नेकदा विद्रोह 1868 में हुआ और कुका विद्रोह 1862 में हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारक था? तो जनजातियों के जो बहुत सारे विद्रोह हुए उसमें सामान्य कारक क्या था, यह प्रश्न में है। पहला, जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तक जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना और जनजातीय समुदायों के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण भुगतान। तो बी हमारा उत्तर है। कुल मिला के सारे जो कारण है वो सभी हैं, लेकिन इन सारे कारणों की जो जननी है वो है कि औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना। तो देखिए, भारत में जो जनजातीय क्षेत्र था वो हजारों वर्षों से किसी राजा के अधीन नहीं रहा। उस क्षेत्र पर किसी का भी शासन चलता हो, लेकिन जनजाति अपने क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से सुरक्षित थे, पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। उनमें कोई हस्तक्षेप कभी भी कोई राजा नहीं करता था। उनका अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी कानून व्यवस्था थी, वो अपने क्षेत्रों में खुश रहते थे। उतने अंदर तक जो है राज्य नहीं पहुंचता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये अंदर तक पहुंचने लगे, ये जंगलों तक जाने लगे। इससे जो है सारे कारण फिर उपजे, फिर ए भी, फिर सी भी, फिर डी भी। मूल कारण तो बी था, तो 9th का बी। अगला, 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सी.आर. दास ने, मुजफ्फर अहमद ने, स्वामी सहजानंद ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है सी, स्वामी सहजानंद। बहुत बड़ा नाम। अगला, बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया? आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, अवध। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है अवध। बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों के बीच काम किया। अगला, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो संगठन और दूसरी तरफ उसके संस्थापक। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी से ही। यह सबसे पहला संगठन था भारत के का राजनीतिक संगठन। यह जमींदारों का संगठन था, लेकिन इसे पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर। ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल डी में दिख रहा है। तो डी ही हमारा उत्तर है, ए का 4। देखिए, एक ही सूचना से सारी बातें मिल गई। अब अच्छे से समझ लेते हैं सारे संगठनों को, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर के द्वारा। क्यों महत्वपूर्ण है लैंड होल्डर सोसाइटी? तो भारत में स्थापित यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसके माध्यम से भारत में संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। क्यों महत्वपूर्ण है? दो कारणों से। सबसे पहले तो कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर का यह उम्मीद थी कि इंडियन एसोसिएशन ही उभरेगा, यह क्षेत्रीय संगठन नहीं रहेगा राजनीतिक। और दूसरा यह कि इसने कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए जिसमें सिविल सर्विसेज आंदोलन, इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध, आर्म्स एक्ट के विरुद्ध और सबसे महत्वपूर्ण इल्बर्ट बिल के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। और बाद में जो है एयू ह्यूम को स्पष्ट ये कर दिया गया कि भैया जो है सुरेंद्र मोहन बनर्जी बहुत जरूरी हैं आपके लिए, और वो जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो बंगाल में उनके बिना तो काम आप नहीं कर सकते। तो दोनों लोगों ने बैठ करके बात किया कि भैया एक ही जब उद्देश्य है तो अलग अलग क्यों चलना। तो अंततः 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में। इसका क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश जनता तथा राजनेताओं को भारतीय स्थितियों से अवगत कराना। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। अगला फिर से जो है सूची का विषय आ गया। सूची 1 में संगठन और सूची 2 में उस संगठन के संस्थापकों के नाम हैं। तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। अब इसमें सबसे आसान जो हमें लगता है वो पूना सार्वजनिक सभा, बी का 1 MG रानाडे लगता है, जो मुझे जानकारी है। ये इस तरीके से मैं कर रहा हूं तो वो ये कि जो मुझे याद है, ठीक है। आपको कोई और भी याद हो सकता है। तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? देखिए केवल और केवल बी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि बी इसका उत्तर है। एक सूचना पर उत्तर आ जा रहा है। तो इनसे संगठनों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। तो 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग कांग्रेस के बड़े नेता बने। बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्रैंबकम के द्वारा। क्या उद्देश्य था? तो लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई गुजू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा। इस संगठन ने माल्कम लेविन को लंदन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। और एक कारणों से और यह महत्वपूर्ण है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने 1857 की क्रांति की निंदा की थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। मद्रास महाजन सभा इन अर्थों में इन संगठनों से अलग था कि इसने स्पष्ट रूप से अपनी राजनीतिक मांग भी रखी कि MB राघवाचारी, आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम द्वारा की गई। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विधान परिषदों में सुधार, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलगाव तथा किसानों की स्थिति में सुधार आदि की बातें थी। अब फिर से जो है मैचिंग का ही प्रश्न आ गया है। तो सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में उस संगठन के जो है नेता का नाम है। तो हम सबसे आसान इसमें हमें जो लगता है वो है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। तो A का 4 हमें जो है सबसे आसान इसमें लगता है। तो A का 4 हमें केवल एक जगह दिख रहा है, D में दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर भी है। यानी प्रश्न केवल इसीलिए बनाया गया था कि क्या आपको ये पता है कि नहीं कि सत्य शोधक समाज से ज्योतिबा फुले जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सत्य शोधक का मतलब क्या होता है? तो सत्य की खोज करने वाला, सत्य का अन्वेषण करने वाला, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1873 में। क्या उद्देश्य था इसका? तो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना और इसके तहत स्त्रियों तथा निम्न जाति के लोगों में शिक्षा का प्रसार तथा ब्राह्मण सर्वोच्चता का विरोध शामिल था। 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनकी, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ठीक है। 1920 के दशक में दक्षिण भारत में प्रारंभ आत्मसम्मान आंदोलन के नेता EV रामास्वामी नायकर, हालांकि इन्हें पेरियार के नाम से जाना गया, उसी नाम से ये प्रसिद्ध है। इस आंदोलन के तहत क्या काम किया गया? तो बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरन प्रवेश, मनुस्मृति को जलाने आदि के द्वारा जो है ब्राह्मण सर्वोच्चता को चुनौती दी गई।
महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के लिए बहुत काम किया था। उसी के तहत जो है जब पूना पैक्ट हो गया डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है, तो उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। हरिजन यानी हरि के पुत्र जो है। और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग हरिजन सेवक संघ का इन्होंने गठन किया और 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। और हरिजन सेवक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया, वो थे प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे संगठनों का जो है निर्माण किया, जिनमें 1920 में दियाल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इसी ने जो है 1927 में बहिष्कृत भारत, इसी ने यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने ही 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला, निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं? तो संभवतः विश्व के जो है इकलौते व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, जिन्हें की अनेकों उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो बी हमारा उत्तर है। कुछ आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो लिखा गया है इतना, ये बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा इनको जो है उपाधियां मिली हैं। जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, नव भारत का तारा, नव जागरण के अग्रदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत। और जो ये राम मोहन राय के नाम के आगे राजा शब्द का प्रयोग होता है, ये अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। और अकबर द्वितीय के ही सिलसिले में कुछ बातें करने के लिए जो है ये ब्रिटेन भी गए थे, जहां की 1833 में ब्रिस्टल, लंदन में इनकी मृत्यु हो गई, इंग्लैंड में। अगला, तोहफत उल मुहद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार किसकी रचना है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो निश्चित रूप से तोहफत उल मुहद्दीन राजा राम मोहन राय की रचना है। 1809 में जो है इस रचना को उन्होंने किया और ये इनकी जो है पहली किताब है और ये फारसी भाषा में थी। राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था, तो फारसी भाषा में इन्होंने तोहफत उल मुहद्दीन ये लिखा था। 1809 में ये प्रकाशित हुई और इस ग्रंथ में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया था। अगला, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया किंतु उपनिषदों में लिखित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। बिल्कुल किया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की रचना है। बिल्कुल। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। निश्चित रूप से किया था। इन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। निश्चित रूप से किया था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से सभी के सभी कथन सही हैं। ठीक है। तो 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। 1823 में यह किताब जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से लंदन से प्रकाशित हुई। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। संवाद कौमुदी के ही माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर जोरदार हमला बोला था और इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। पिछले बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सुमेलित है। तो महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ये सुमेलित नहीं है। तो डी सुमेलित नहीं है, ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। अब फिर से जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो जो है संगठन है और दूसरी तरफ जो है उसके संस्थापकों के नाम है। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ये हमारे लिए सबसे आसान है। तो बी का 2 हमें कहां दिख रहा है? तो बी का 2 हमें केवल एक जगह दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो 19 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अब आइए थोड़ा व्याख्या को देखें जो है। तो अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में इसकी कमान आ गई।
उन्होंने ही केशव चंद्र सेन को जो है आचार्य पद पर बिठाया और केशव चंद्र सेन ने बहुत अच्छा काम किया, ब्रह्म समाज को आगे लेकर के गए। लेकिन नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो है ये लोग जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम जो कहते हैं, तो ये लोग चाहते थे कि बाल विवाह न हो, इसके विरोध में वो लोग थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने देखा एक मौका और अपनी अल्पायु पुत्री जिसकी अभी आयु नहीं हुई थी उसका उल्लंघन करते हुए, मतलब जिस आंदोलन का, जिस व्यवस्था का ये विरोध कर रहे थे, उसी व्यवस्था के तहत यानी अपनी अल्पायु की जो है पुत्री का ही कूच बिहार के राजा के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद जो है इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। तो इन्होंने जो है एक संगठन बनाया जिसे हम जानते हैं नवीन ब्रह्म समाज से। हालांकि सभी किताबों में ये लिखेगा कि केशव चंद्र सेन यानी आदि ब्रह्म समाज, ऐसा नहीं है। केशव चंद्र सेन यानी नवीन ब्रह्म समाज, क्योंकि इन्होंने जो है जो पहले का ब्रह्म समाज था उसे छोड़ करके एक ब्रह्म समाज बनाया। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। हर जगह ये केशव चंद्र सेन नवीन ब्रह्म समाज होगा, आदि ब्रह्म समाज नहीं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और रूस की ब्लाउत्स्की और अमेरिका के कर्नल आलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन अमेरिका में किया गया था। भारत में इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में अडयार यानी मद्रास में स्थापित किया गया। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को जिसके नाम से हम जानते हैं वो प्रसिद्ध नाम है एनी बेसेंट का, जो कि आयरिश मूल की एक लड़की थी और 1888-89 में इस सोसाइटी की ये सदस्य बनी। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो जो हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे उनको घर वापसी कराने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वराज और बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं द्वारा किया गया। तो निश्चित रूप से स्वराज और बहिष्कार शब्द का सर्वप्रथम विरोध इन्होंने ही किया था, मतलब प्रयोग किया था, विरोध क्या। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो निश्चित रूप से सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। तो यह भी सही है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी उपरोक्त सभी सही है। तो 20 का डी, ठीक है। अगला, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया था कि स्वराज और बहिष्कार की सबसे पहली बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो उन्होंने ही कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यानी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन स्वशासन ही सबसे अच्छा होता। उन्होंने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती यानी 21 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती दास्ता को एक अभिशाप मानते थे और कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है, अच्छा है। अगला, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में सत्य है क्या क्या। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। तो नहीं, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के विरोधी थे और उन्होंने मुस्लिम युवाओं को स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कांग्रेस से दूर रहना चाहिए और ब्रिटिश राज का समर्थक बनकर के रहना चाहिए और ब्रिटिश राज के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई करके नौकरी प्राप्त करनी चाहिए, ब्रिटिश राज का विरोध नहीं करना चाहिए। 2, मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो निश्चित रूप से की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो बी केवल 2 सही है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी और यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना और यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान आंदोलन की एक धुरी के रूप में काम किया। यहाँ के छात्रों ने बढ़ चढ़ करके पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया और एक केंद्र के रूप में, एक धुरी के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने काम किया। अगला, भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने श्रीमद् भगवत गीता पर टीकाएं लिखाई। इनमें से कौन इसका अपवाद है? श्री अरविंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके अपवाद है राम मनोहर लोहिया। बाकी सबने लिखा। तो श्री अरविंद ने लिखा एन एसे ऑफ गीता,
बाल गंगाधर तिलक ने लिखा गीता रहस्य, ठीक है, और महात्मा गांधी ने भी इस पर टीका लिखी। अगला, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या सत्य है? तो स्वामी विवेकानंद से प्रश्न है। पहला, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत था। तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। दूसरा, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व संपर्क छोड़ दिया है। तो इसके लिए जो है स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल आलोचना की। उस समय अगर आप जानते होंगे तो कहा जाता था कि जो हिंदू समुद्र लांघ लिया वो जो है उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। तो बिल्कुल उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद का विरोध किया? तो नहीं, अपने जो है समकालीन जो धार्मिक नेता थे उनसे, चाहे सामाजिक नेता थे, ये इस बात के लिए इतर थे कि सबने लगभग जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद ये जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। एक मनुष्य जो है निरंकार रूप में भी और साकार रूप में भी अपने ईश्वर को देख सकता है। तो 1, 2, 3 सही है, यानी 24 का ए सही है। आइए व्याख्या देखें। तो मानव सेवा भाव के उद्देश्य स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का मत था कि ईश्वर साकार और निरंकार दोनों है, तो उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों से की जा सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट शिकागो अमेरिका में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति के गौरव को स्थापित करना था। अगला, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, सहमति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल, गौरक्षणी सभा और आत्मीय सभा। तो 1 और 2, पूना सार्वजनिक सभा और सहमति की आयु विधेयक, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। कई नेता इसमें थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। सहमति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कंसेंट बिल, बहराम जी मालबारी के प्रयत्नों से 1892 में पारित हुआ। क्या था इसमें प्रावधान? तो इसके तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई। बाल गंगाधर ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले ये विदेशी होते कौन है? तो हम, ठीक है, समाज में जो है दिक्कत है, अल्पायु में विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सामाजिक मामलों में ये अंग्रेज क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? ये तो हमारा समाज जो है इन कमियों को ठीक करेगा। तो गौरक्षणी सभा का गठन 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 25 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।